हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें इस वीडियो के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर, व्यापम या फिर डिफरेंट स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इस रीजनिंग की सीरीज को बेहतरीन तरीके से फॉलो करिए, कंटिन्यू फॉलो करिए, हर एक लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों। और एक टाइम बाद आप देखेंगे रीजनिंग के सवालों को आप बहुत ही स्मार्टनेस अप्रोच के साथ सॉल्व कर पाएंगे कम से कम समय में। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करें रीजनिंग के इस सीरीज को। ठीक है ना, और सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको निःशुल्क अवेलेबल करा दिए जाते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करिए या तो फिर टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है क्लासेस के बाद। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज का यह क्लास हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो आज हम वेन डायग्राम के ऊपर लेवल 4 पर आधारित और भी नए फ्लेवर के सवालों को अटैक करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक ना, तो आज का पहला सवाल स्क्रीन में देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित किए गए हैं जो भौतिक, रसायन, अंग्रेजी तथा गणित की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए थे। अनुत्तीर्ण हो गए थे मतलब फेल हो गए थे। आपने देखा जी इस चित्र में कि 4 विषय है, 4 अलग अलग सर्कल बताए गए हैं। ठीक है ना, हर एक विषय के लिए अलग अलग सर्कल है दोस्तों। तो उन सर्कल में मौजूद लोगों की संख्या भी दिख रहे होंगे आपको। तो जो आदमी जिस घर में जाके बैठेगा वो उस कैटेगरी का कहलाएगा। भौतिक वाले भौतिक कैटेगरी का, रसायन वाले रसायन कैटेगरी का, गणित वाले गणित कैटेगरी का, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी कैटेगरी का। तो इसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब फेल होने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा जी सवाल आगे रीड करते हैं। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हो तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो हमने आपको प्रीवियस वाले सेशन में बेहतरीन अंदाज में बताया है दोस्तों, आपको सिखाए हैं कि कम से कम 2 का मतलब क्या होता है। 2 या 2 से ज्यादा चलेगा, ऐसा है। 2 भी चलेगा और 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, समझे। तो 2 विषय में फेल हो गए हो वो भी काउंट होगा, और 2 से ज्यादा विषयों में फेल हो गए हो वो भी काउंट होगा। यह है कम से कम 2 का मतलब। अग्री करेंगे। तो हमने कहा जी यहां पे 10 ऐसे लोग हैं जो भौतिक, रसायन दोनों विषय में फेल है। हमने कहा यहां पे 8 ऐसे लोग हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में फेल है। अग्री करेंगे। हमने कहा जी यहां पे 12 ऐसे लोग हैं जो भौतिक और गणित दोनों विषयों में फेल है। ठीक है ना, ठीक उसी तरह अगर हम कहें यहां पे 10 ऐसे लोग हैं जो रसायन और गणित दोनों विषयों में फेल है, नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं 5 ऐसे लोग हैं जो भौतिक, रसायन और गणित ये तीनों घर में बैठे हैं, क्या मतलब तीनों विषय में फेल। ठीक है ना, ये भी चलेगा ना, हाँ ये भी चलेगा। हमने कहा जी 3 ऐसे लोग हैं जो रसायन वाले घर में भी बैठे हैं, अंग्रेजी वाले घर में भी बैठे हैं, गणित वाले घर में भी बैठे हैं, तो तीनों विषय में फेल। तो कम से कम 2 का मतलब 2 और 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है इन लोगों की संख्या को आप ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या। तो आपने कहा जी 10 5 15, 15 12 27, 27 10 37, 37 और 3 40, 40 और 8 48। ठीक है, तो ये हो गया कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, अच्छा टोटल कितने हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, 400 है ना टोटल, हमने कहा जी गुणा कर देंगे 100 तो वैल्यू आएगा परसेंट में, और यही परसेंट हमको पूछा गया है। तो आपने कहा जी 2 0 से 2 0 निपट जाएगा, 4 से एक बार में जाएगा,
4 से 12 बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर 12%। ठीक है ना। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 12%। बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है जी। अगला सवाल, उपर्युक्त आरेख पर विचार करना है दोस्तों आपको, मतलब यहां पे एक वेन डायग्राम दी गई है। ठीक है, इस पर आपको विचार करनी है। अब देखो सवाल आगे क्या कहता है, निम्नलिखित उस संख्या को पहचानिए जो स्नातक परिश्रमी ग्रामीण व्यक्तियों को निरूपित करती है जो ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, आप जब इस वेन डायग्राम पे विचार करेंगे दोस्तों, तो आपको यहां पे साफ साफ शब्दों में बता दिया गया है कि ट्रायंगल के अंदर जो लोग मौजूद है वो ग्रामीण व्यक्ति को बताता है। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर के अंदर जो लोग मौजूद है वो परिश्रमी को बताते हैं। रेक्टेंगल, ये देखो ये वाला रेक्टेंगल, इसके अंदर मौजूद जो लोग है वो ईमानदार को बताता है। और ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जो मौजूद लोग है वो स्नातक को बताता है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमको उस संख्या को पहचाननी है इसमें। ठीक है, जो स्नातक हो, यस, परिश्रमी हो, यस, ग्रामीण व्यक्ति हो, लेकिन वो ईमानदार ना हो। ठीक है, तो ऐसा संख्या देखिए दोस्तों जो ट्रायंगल में भी मौजूद हो, स्क्वायर में भी मौजूद हो, सर्कल में भी मौजूद हो, लेकिन रेक्टेंगल में मौजूद ना हो। यही बात है क्या? तो रेक्टेंगल वाले जितने भी नंबर हैं इसको हटा दो ना भाई, इसको हटा दो ना, फिर बाकी में आप फोकस करो। तो बाकी कैसे फोकस करना है? ट्रायंगल में भी होना चाहिए, स्क्वायर में भी होना चाहिए और सर्कल में भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे मुझे यहां पे 2 लोग दिख रहे हैं दोस्तों। कितने लोग? 2 लोग, जो ये सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और ये स्क्वायर में भी मौजूद है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? क्लियर? तो भाई साहब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे लोगों की संख्या 2 है जो ग्रामीण व्यक्ति भी है, परिश्रमी भी है और स्नातक भी है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है भाई साहब, बेईमान के बेईमान है सब के सब। यही बात है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परसेंट वाला सवाल अब करने जा रहे हैं हम। ठीक है ना, और आने वाले 2 और सवाल आज के ही क्लास में हम देखेंगे। बेहतरीन, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल। तो ये थोड़ा बेसिक सवाल है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। ठीक है ना। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, ये पता करके बतानी है। तो हमको सफल के बारे में दिया गया। सबसे पहली बात, हमने हिंदी और साथ के साथ संस्कृत दोनों के लिए 2 अलग अलग सर्कल बना दिए। ये हिंदी वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले सर्कल में कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो आपने कहा जी 60% छात्र बैठे हुए हैं। ठीक ना। ठीक उसी तरह हमने कहा जी संस्कृत, तो संस्कृत वाले जो सर्कल है इसमें कितने छात्र बैठे हुए हैं सवाल के हिसाब से? 45%। समझ गए? अच्छा, अब देखो कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो दोनों में बैठे हुए हैं, मतलब दोनों में सफल है। वैसे 25% है क्या? तो हमने कॉमन एरिया ढूंढा। ये है क्या कॉमन एरिया? ये कॉमन एरिया क्या बताएगा? जो दोनों में मौजूद है, ऐसे कितने? तो आप बोलेंगे जी 25%। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं भाई साहब जो हिंदी एज वेल एज संस्कृत दोनों में सफल है। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको क्लास 1 में इस तरह के सवाल बताए थे दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा तो। ये पूरा सर्कल 60% को बताता है, इसमें से 25% तो यहां आके बैठ गया। तो अगर मैं 60 - 25 कहूं
अगर मैं 60 माइनस 25 तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 35। कितना होगा, 35। ठीक है, तो सिर्फ हिंदी में कितने लोग सफल है बोलेंगे तो 35%। अगर मैं कहता हूं हिंदी में सफल है ऐसे 60% लोग हैं, ठीक है ना, तो इसमें से हो सकता है कुछ संस्कृत में भी सफल हुए हो, लेकिन मैं अगर कहता हूं सिर्फ हिंदी में कितने प्रतिशत लोग सफल हुए हैं, तो आपको ये वाला एरिया देखना है दोस्तों, ये समझ गए। तो आपने कहा टोटल 60, 25 हटा दिया, मतलब माइनस कर दिया, तो बच गया 35%। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ संस्कृत में कितने लोग सफल हुए हैं, तो आपने कहा टोटल 45%, 25% हटा दिया, है ना, 45 में 25 मैंने माइनस किया, तो कितना बचेगा, ये 20। ठीक है ना, तो आप कहेंगे ऐसे 20% लोग हैं क्या। क्लियर है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अलग अलग लोगों की संख्या को बता रहा है। ये 35 सिर्फ हिंदी में सफल है, अच्छा मैंने कहा ये 20 सिर्फ संस्कृत में सफल है, तो ये जो 25 है ये क्या बता रहा है, दोनों में सफल है, तो अलग अलग लोगों की संख्या है। तो मैंने कहा जी टोटल सफल होने वाले लोगों की संख्या कितनी, तो आपने कहा 35, 25 और ये 20। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 60, 20, 80। समझ पा रहे हैं बात, 80%। 80% क्या हो गया, पास होने वाले लोगों की संख्या है। हमने कहा जी हर एक चीज अपने आप में 100% होती है क्या, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो मैंने कहा कि टोटल छात्रों की जो संख्या है वो 100%, जिसमें से 80% पास है, ठीक है ना, तो रह जाएगा 20%। तो ये फेल वाले लोग होंगे क्या, ये फेल वाले लोग होंगे क्या दोस्तों। तो हमको बताना था असफल हुए लोगों का परसेंट, तो कितने हो जाएंगे, 20%। यही तो है, फेल होने वाले लोगों की संख्या बोलिए या फिर असफल होने वाले लोगों की संख्या 20%। ठीक, तो ये हमने रीजनिंग के तरीके से सॉल्व किया। एक्चुअली मैथ्स के भी ऐसे सवाल आते हैं, मैथ्स के भी ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, तो अगर हम मैथ्स के अंदाज में सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग के अंदर ऐसे सवाल आते हैं तो हम इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे दोस्तों। मैंने कहा जी जैसे कि यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप ऐसे सोच सकते थे, किसी को ऐसे डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ डबल डबल काउंट हो रहा है ऐसा टाइप का, तो हम बताते हैं यहाँ पे कोई डबल डबल काउंट नहीं हो रहा दोस्तों। ये 35% लोग, 25% लोग, 20% लोग बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करता हूं, कैसे कि हिंदी देखना, हमने कहा जी हिंदी में सफल 60% लोग, ठीक है ना, हमने कहा संस्कृत में जो सफल हुए हैं ये 45% लोग। अगर मैं कहता हूं कि आपने इन दोनों को ऐड किया, इसका मतलब सर ये 60 और 45 ऐड करने से 105%। ये कैसे हो गया भाई साहब, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये 105% कैसे हो गया, यही कहेंगे। तो यहां पे एक्चुअली आपने ना कुछ लोगों को डबल काउंट किया है। डबल काउंट किया है, वो कैसे समझ में आएगा, यहां से समझ में आएगा दोस्तों। मैंने कहा जी हिंदी वाले घर का एरिया 60% है, हमने कहा संस्कृत वाले घर का जो एरिया है ये 45% है। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं हिंदी वाले घर में जो मौजूद लोग हैं 60%, इसमें से कुछ लोग संस्कृत वाले घर में भी बैठा हुआ है क्या, हाँ जी, जो 25% ऐसे लोग हैं, 25% ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो संस्कृत वाले घर में भी बैठा हुआ है। ये 60 में से 25% लोग ऐसे हैं जो संस्कृत वाले घर में भी बैठा हुआ है, ठीक है ना। वैसे ही
45% जो कि ये संस्कृत वाले घर के एरिया को बता रहा है। इसमें से 25% लोग ऐसे हैं, ये 45% में से 25% लोग ऐसे हैं जो हिंदी वाले घर में भी बैठा हुआ है। मतलब 25% लोग दो बार काउंट हो रहा है क्या? अगर आप ऐड करते हैं 60 + 45, अग्री करेंगे? एक बार काउंट होना चाहिए ना, ठीक। तो इसी वजह से अगर आप वेन डायग्राम से अप्रोच करते हैं ना दोस्तों, तो साफ साफ क्लियर दिखता है आपको। हिंदी में पास होने वाले लोग 60%, लेकिन उसमें से हो सकता है कुछ लोग संस्कृत में भी पास हो। तो हमने देखा कि सिर्फ हिंदी में पास होने वाले लोग 35% है, ठीक है, और 25% लोग दोनों में पास है, हिंदी और संस्कृत, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं 25 और 35 दोनों को ऐड करेंगे तो 60%, तो हिंदी में पास होने वाले लोग हो जाएंगे। हालांकि उसमें से 25% लोग संस्कृत में भी पास है हिंदी के साथ साथ, ठीक है ना। वैसे ही हमने पता कर लिया था कि 45% लोग संस्कृत में पास है, लेकिन सिर्फ संस्कृत में पास ऐसे बोलेंगे तो भाई साहब उसमें से 25 को हमने यहां बिठा दिया, तो बच गया 20% जो सिर्फ संस्कृत में पास। तो यहां पे एकदम क्लियरिटी मिल जाता है दोस्तों वेन डायग्राम से, ठीक है, कि सिर्फ हिंदी में, सिर्फ संस्कृत में और दोनों में ऐसे कितने कितने लोग हैं। समझ गया क्या बात? क्लियर है? ठीक है जी। तो एक्चुअली यहां पे कितने लोग ऐसे हैं या कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दो बार काउंट करे दोस्तों? जो कॉमन लोग हैं, कॉमन लोग मतलब दोनों घर में बैठे हुए 25% लोग हैं क्या? तो हम 25% लोग को यहां पे माइनस करेंगे, 25% लोगों को हम यहां पे माइनस करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आपने कहा जी सर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, 80%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पास वाले लोगों की संख्या, पास वाले लोगों की संख्या। मैंने कहा जी हर एक चीज 100% होंगे, है ना, ठीक है। जैसे टोटल लोगों की संख्या जो है, अगर मैं परसेंट में बोलूं तो 100%, उसमें से कुछ पास तो कुछ फेल, यही बात है ना। तो यहां पे पास होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना होंगे भाई साहब? सब लोग पास हो जाएंगे तो 100%, लेकिन ये तो 105 हो रहे थे, जो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली ये 80% लोग पास हुए हैं, तो रह गए 20% लोग जो फेल हुए हैं, ठीक है क्या? आ रही बात समझ में? ये देखो, चलिए मजा आया दोस्तों। अब ये बहुत बेसिक सा सवाल था, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के सवाल की तरफ अप्रोच करने जा रहे हैं दोस्तों। दिल थाम के बैठिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए व 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए, तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे एकदम हड़बड़ा नहीं जाना भाई साहब सवाल की लंबाई को देखकर, ठीक है। ऐसे सवाल को अगर आप अटैक करते हैं तो आपका दिमाग खुलेगा, है ना, आपका कंसेप्चुअली जो सोचने का नजरिया है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मजबूत साबित होगा दोस्तों। तो यहां पे 3 विषय की बात हुई है। सबसे पहली बात तो हम 3 घर बना देंगे क्या, ठीक है, गणित, है ना, अंग्रेजी और एक क्या है जी, हिंदी। अग्री करेंगे? तो गणित में 50%, अंग्रेजी में 55 और हिंदी में 40। हमने कहा जी गणित में 50%, गणित में 50%, फिर इसके बाद अंग्रेजी में 55%, ठीक है, और हिंदी में कितना था दोस्तों? हिंदी में देखिए 40%। ये पास होने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत में, ठीक है ना, ये 40%।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और शॉर्ट कर दूं क्या, मैंने कहा जी ये मैथ्स बोलेंगे हम गणित वाले लोगों को, ठीक है ना, और अंग्रेजी वाले को क्या बोलेंगे, इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, और हिंदी वाले लोगों को क्या बोल देंगे दोस्तों, एच, ठीक है, एच फॉर हिंदी। तो अलग अलग मैंने घर बना दिया, 3 सर्कल बना दिए, ठीक है ना। मैंने कहा जी, मैंने कहा कि ये 50% एरिया बता रहा है गणित वाले लोगों, ठीक है ना, गणित वाले लोग जो बैठे हुए हैं इस एरिया में ये 50% है। इनमें से कुछ परसेंट अंग्रेजी में भी पास हुए होंगे, देखो अंग्रेजी वाले घर में भी है, हो सकता है कुछ परसेंट लोग हिंदी में भी पास हुए होंगे, देखो हिंदी वाले घर में भी बैठे हुए हैं। मतलब मेरा ये दोस्तों, आपने सवाल में भी देखा होगा कि देखो यहां लिखा हुआ है 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, यहां पे हम नोट डाउन करते जाते हैं, गणित व अंग्रेजी में पास हुए, गणित और अंग्रेजी में पास हुए ऐसे 15% छात्र है क्या, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने कहा जी 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, अंग्रेजी और हिंदी पास हुए ऐसे छात्र 20%, ठीक है। इधर आइए, हमने कहा जी 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए, 25% छात्र, 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित व हिंदी में पास हुए, ठीक है, गणित व हिंदी में पास हुए ऐसे 25% छात्र है, देखो हिंदी व गणित में 25% छात्र पास हुए, ठीक है ना। और साथ के साथ 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए, तीनों विषयों मतलब आपने कहा जी गणित है ना, उसके बाद अंग्रेजी, फिर उसके बाद हिंदी, तीनों विषयों में पास हुए ऐसे 10% छात्र। तो इससे पिछले वाले सवाल में दोस्तों, इससे पिछले वाले सवाल में हम क्या किया करते थे, देखो इधर आइए, ये टोटल हिंदी वाले, ये टोटल संस्कृत वाले, तो कॉमन क्या था, मतलब जो दोनों विषय में पास 25, तो इसी 25 को 60 में माइनस करने से सिर्फ हिंदी वाले लोग मिलते थे, इसी कॉमन, इसी 25 को माइनस करने से आपको सिर्फ संस्कृत वाले मिलते थे, वैसे मिलते थे ना, मतलब कॉमन वाले को हम माइनस करते जाते थे, करते जाते थे, रिलेट करते जाइएगा। तो यहां पे 3 विषय, तो तीनों विषयों में सफल हुए ऐसे कितने, 10%, तो तीनों घर में मौजूद ये वाला है क्या, 10%, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब अगर मैं कहता हूं गणित और अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 10% लोग यहां पे बैठे हैं क्या, बैठे हैं ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं गणित और अंग्रेजी में पास हुए कितने लोग हैं, तो 15%, तो 10 लोग तो यहां आके बैठ गए हैं, अरे 10% लोग यहां आके बैठ गए, तो 5% लोग यहां पे रहेंगे क्या, अग्री करेंगे। अरे मैथ और अंग्रेजी में 15% लोग पास हुए, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूं कि ये जो 5% लोग हैं, क्या ये मैथ और अंग्रेजी में पास होने वाले लोग को बता रहा है। मैं अगर कहता हूं क्या ये 10% लोग हैं, ये भी मैथ और अंग्रेजी में पास होने वाले लोगों की संख्या बता रहा है, बता रहा है ना। हालांकि 10% लोग मैथ्स, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में पास होने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करूं दोस्तों, मैथ्स और अंग्रेजी में पास होने वाले लोगों की प्रतिशत बताइए, तो ये 10 है कि नहीं, दिख रहा है, और ये 5 तो डेफिनेटली है, तो 10 और 5 15%, समझ गए क्या, क्लियर है। यहां पे एक्चुअली हमारे पास कॉमन क्या है दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो 10%, समझ गए, आ रही बात समझ में। अगर मुझे 2 सब्जेक्ट में पास बताना है 15%, तो इसका मतलब ये कॉमन में कितना प्रतिशत काउंट हो रहा है वो देखिए, और कितना रह जा रहा है उसको आप उन दोनों सब्जेक्ट वाले घर में बिठा दो, यही बात है, ठीक है। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं आया होगा तो और भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स है,
सेम तरीके की बात होगी। हमने कहा इंग्लिश और हिंदी, देखो जरा, ये इंग्लिश और ये हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी जी। तो अंग्रेजी और हिंदी में 20% लोग पास हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी में 10% लोग ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में 10% लोग जो पास हो चुके हैं, ऑलरेडी काउंट हो चुका है कॉमन वाले। ठीक है ना, तो भाई साहब 10% लोग रह गए, वो उस घर में जाके बैठेगा क्या जो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में पास, यहां पे। तो मैं अगर कहता हूं अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाले लोगों की प्रतिशत बताओ, तो ये 10% लोग तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये 10% भी तो शामिल है इसमें। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो इसको ध्यान पूर्वक, ये हमारे लिए कॉमन है। ठीक है ना, ये हमारे लिए कॉमन है, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए काउंट हो रहा है। समझ गए? अगर मैं दो दो का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो इसके लिए भी ये काउंट होगा। हिंदी और इंग्लिश में 20% चाहिए, तो हिंदी इंग्लिश में 10% यहां काउंट हो चुका है, तो 10% हम यहां पे दिखा दिए, ऐसा है। ठीक है, ठीक उसी तरह फिर दो का कॉम्बिनेशन मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी। ठीक है ना, तो मैथ्स और हिंदी वाले लोग यहां पे बैठेंगे, सिर्फ मैथ्स और हिंदी वाले लोग यहां पे बैठेंगे। ठीक है, यही बोलेंगे ना, लेकिन मुझे मैथ्स और हिंदी वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 25% चाहिए, तो मैथ्स और हिंदी 10% यहां पे काउंट हो चुका है, तो मैथ्स और हिंदी 25% चाहिए, तो 10% काउंट हो चुका है ऑलरेडी। तो भाई साहब आपको 15% लोगों को बैठाना पड़ेगा क्या यहां पे, जो सिर्फ गणित और हिंदी में पास हुए हैं लोग। समझ गए क्या? लेकिन अगर मैं कहता हूं गणित और हिंदी में, गणित और हिंदी में पास होने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो 15 और 10 25%। अगर मैं कहता हूं सिर्फ गणित और हिंदी में पास होने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो 15%। यही कहेंगे, अरे बात समझ में? अगर मैं कहता हूं अंग्रेजी और हिंदी, इसमें पास होने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो 10 और 10 20%। अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो 10%। सिर्फ बोलना अलग चीज है। ठीक है, बढ़िया हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पे अगर हम कहें यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे ये है सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या बताएगा, यही कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में पास होने वाले लोगों की संख्या बताएगा। तो आपने कहा ये जो टोटल है, देखना देखना, ये जो टोटल है दोस्तों, ये 50% होना चाहिए। हमारे पास 15, 5, 20, 10, 30% हो चुका है, तो टोटल होने के लिए यहां पे 20% और चाहिए क्या, तो 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गणित में पास है। एकदम आराम आराम से बता रहा हूं ना, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं दोस्तों। समझ गए? अच्छा, ये 20% कैसे आया, समझ गया? हाँ जी। फिर हमने कहा जी ये टोटल एरिया, हिंदी वाले घर का टोटल एरिया 40% है क्या? हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है 10, 10, 20 हो गया, 20, 15, 35% ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, तो रह गया कितना, 5%। समझ गए? तभी तो टोटल 40% होगा ना जी। मैंने इसलिए बोला था ये सवाल आपका दिमाग की बत्ती खोलेगा दोस्तों, बेहतरीन लेवल का सवाल। ठीक है ना, मैंने कहा जी ये जो सर्कल है इसकी टोटल एरिया कितनी, 55%। हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है वो कितना प्रतिशत, तो 10 और 10 20, 5 25, 25% ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं भाई साहब, तो ये 30% रह गया, तो टोटल हो जाएगा 55%। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो हमने कहा जी सिर्फ गणित में पास होने वाले लोगों की संख्या 20%, सिर्फ अंग्रेजी में पास होने वाले लोगों की संख्या
30%, सिर्फ हिंदी में पास होने वाले लोगों की संख्या 5%। ये रीड करना तो अब अच्छे से आ गया ना आपको, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे अब हमने सेपरेट लोगों की संख्या पता कर लिया है, सेपरेट सेपरेट, सिंगल सब्जेक्ट के लिए, डबल सब्जेक्ट के लिए और ट्रिपल सब्जेक्ट के लिए। तो ये सभी के सभी पास होने वाले लोग हैं क्या? हाँ जी, सभी के सभी पास होने वाले लोग हैं। ऐड करो, अरे ऐड करो, सभी के सभी लोगों को ऐड करो आप। तो आप बोलेंगे 20 10 30, 30 और 30 60, 60 10 70, ठीक है। 5 और 5 10, 70 10, 70 10 कितना होगा 80, 80 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 95, ठीक है। कितना हो जाएगा? 95। 95% लोग ऐसे हैं जो पास हुए, ठीक है। इनमें से कुछ लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। लेकिन हमने पास होने वाले लोगों की संख्या का टोटल परसेंट निकाल लिया 95%। अगर हम कहें टोटल छात्र, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कितने होंगे दोस्तों? 100 होंगे क्या, है ना। हर एक चीज अपने आप में 100 के बराबर होते हैं। तो टोटल लोगों की संख्या 100%, इसमें अगर हम पास होने वाले लोगों को माइनस कर दिए तो भाई साहब जो मिलेगा ये फेल होने वाले लोग मिलेंगे क्या। अब ये जो फेल होने वाले लोग मिले हैं दोस्तों, इसका मतलब ये पूरा फेल है, ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। हो सकता है सिंगल, हो सकता है डबल, हो सकता है ट्रिपल। ऐसे टोटल पास होने वाले लोगों की संख्या 95%। तो भाई बच जाएंगे, वो फेल हो गया, वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, समझ गए। तो भाई साहब ये ऐसे 5% लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट, ठीक ना, तीनों सब्जेक्ट में फेल हैं। और यही पूछा गया था हमको, तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो आपने कहा जी 5%, ठीक है। गजब, बेहतरीन, मजा आया दोस्तों। चलिए एक और बेहतरीन लेवल का सवाल। अब आपको दिल थामने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि इस लेवल का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज होगा, है ना। बाकी जो हम थॉट प्रोसेस पिछले वाले सवाल में इस्तेमाल किए, वही थॉट प्रोसेस यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले सवाल को बड़ा ध्यानपूर्वक रीड करेंगे दोस्तों। 98 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं? 98, ठीक है ना। जिसमें से सभी 3 खेलों में से कम एक खेल खेलते हैं। 3 खेल क्या क्या है? स्नूकर, शतरंज, टेनिस। शतरंज का मतलब चेस, ठीक है ना। 3 खेल है, स्नूकर, शतरंज और टेनिस। तो इन तीनों खेलों में से कम एक खेल खेलते ही हैं भाई साहब। ये सभी के सभी 98 छात्र। हो सकता है कि 98 में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जो 2 खेल खेलते होंगे, हो सकता है कुछ तीनों खेल खेलते होंगे, हो सकता है कि कुछ सिर्फ एक खेल खेलते होंगे, हो सकता है कि नहीं, ठीक है जी। हमने कहा जी 49 टेनिस खेलते हैं और 43 शतरंज खेलते हैं। किसी भी और केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोल रहा है? किसी भी खेल हो सकते हैं, मतलब 3 खेल है, स्नूकर, शतरंज, टेनिस, उसमें से कोई भी 2 और केवल 2, ऐसा है ना, ठीक है। केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। और वो केवल 2 गेम में कोई भी 2 गेम हो सकते हैं। हो सकता है केवल स्नूकर एंड शतरंज, हो सकता है केवल शतरंज और टेनिस, हो सकता है केवल टेनिस और स्नूकर। तो इस लाइन का मतलब क्या है? किसी भी और केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है, मतलब केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की टोटल संख्या 29 है, ठीक है। और वो 2 गेम में कोई भी 2 गेम हो सकता है, ऐसा। 5 छात्र सभी 3 खेल खेलते हैं, साफ साफ बता रहा है। केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं,
कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं? तो यहां पे 3 तरह का खेल है, ठीक है ना। तो तीनों खेल के लिए हम 3 घर बना देंगे पिछले सवाल की तरह, ठीक है, ऐसे। तो स्नूकर, शतरंज, टेनिस। हमने कहा जी स्नूकर, शतरंज, और यह है टेनिस, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल छात्र, मैंने कहा जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 98 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 98 है, ठीक है। जिसमें से सवाल क्या बोल रहा है, 42 छात्र स्नूकर, 49 टेनिस और 43 शतरंज। हमने कहा जी सवाल के हिसाब से 42 लोग ऐसे हैं जो स्नूकर खेलते हैं, 49 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और 43 लोग ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहा है वैसा हम यहां पे मार्क करते चलते हैं। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 98 है, जिसमें से 42 स्नूकर खेलते हैं, मतलब इसमें पूरे के पूरे 42 लोग हैं, ठीक है। 43 लोग शतरंज खेलते हैं, मतलब ये वाले सर्कल में 43 लोग बैठे हैं। अच्छा, टेनिस खेलने वाले 49 लोग, मतलब ये वाले पूरे सर्कल में 49 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जी 5 छात्र ऐसे हैं जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम रीड करना आता है आपको। आप बोलेंगे जी ये वाला वो एरिया है क्या जहां पर बैठे हुए लोग, जहां पर बैठे हुए लोग तीनों खेल खेल रहे होंगे, हाँ कि ना, स्नूकर भी, शतरंज भी, टेनिस भी। तो ऐसे 5 लोग हैं क्या दोस्तों? सवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। आगे फिर देखिए, यहां पे बोला गया दोस्तों कि केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है। केवल स्नूकर और केवल शतरंज, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो केवल स्नूकर मतलब ये वाला एरिया आएगा क्या, ठीक है ना, और केवल शतरंज मतलब ये वाला एरिया आएगा। तो इसमें लोगों की संख्या समान है नहीं, तो केवल स्नूकर खेलने वाले लोगों की संख्या अगर x है दोस्तों, तो केवल शतरंज खेलने वाले लोगों की संख्या भी x होगा क्या? अग्री करेंगे? ठीक है जी। अब वापस आइए सवाल में, ठीक है ना। 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं। 11 छात्र बोल रहे हैं ना, 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं। तो स्नूकर और टेनिस, केवल स्नूकर और टेनिस ऐसे बोले तो ये वाला एरिया होगा क्या? तो यहां पे 11 लोग बैठ जाएंगे, इस वाले घर में 11 लोग बैठ जाएंगे, बढ़िया। अच्छा, और यहां पे देखेंगे 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं। 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, ऐसे 6 छात्र। समझ गए? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे एक लाइन है जिसको आपको ध्यान रखने बोला था, ये 29 लोग, मतलब कोई भी 2 गेम, लेकिन सिर्फ 2 गेम खेलने वाले लोग होना चाहिए, और वो 2 गेम कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। केवल 2 गेम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। तो मैंने कहा जी अगर केवल 2 गेम की बात करें ना दोस्तों, तो ये 6, ठीक है, और ये 11, और यहां पर कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा जी ये वाला जैसे कि y है, ठीक है। तो केवल 2 गेम खेलने वाले लोगों की संख्या टोटल करने पे क्या आएगा दोस्तों? तो आपने कहा जी ये 29 आएगा ना। तो आपने कहा सबसे पहली बात, ये 11 6 17 प्लस y, इसकी वैल्यू 29 के इक्वल है।
तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू मिल जाएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों हम आपको, 9 3 12, ठीक है, 9 3 12, 12 ऐसे लोग, 12 ऐसे लोग है भाई साहब, ठीक है। अब ये 12 ऐसे कौन से लोग होंगे दोस्तों, 12 ऐसे कौन से लोग होंगे जो सिर्फ शतरंज और टेनिस खेल रहे हैं, सिर्फ शतरंज और टेनिस खेल रहे हैं। अब हमको पूछ क्या रहा है, देखो पूछ क्या रहा है कि कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं, कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं भाई साहब, ये बताइए। तो आपने कहा दोस्त टेनिस खेलने वाले लोग, इसमें से कुछ शतरंज भी खेल रहे हैं, कुछ स्नूकर भी खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग यहां पे होंगे क्या। तो मैंने कहा जी टेनिस खेलने वाले का सर्कल ये है, ठीक, इसमें टोटल 49 लोग है क्या, हाँ जी। तो सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग को अगर मैंने Z कहा तो Z की वैल्यू अभी मुझे पता है क्या, नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मैं इन चारों को ऐड करूं 11 5 12 और Z, ये सब को ऐड करूं दोस्तों, तो ये 49 के इक्वल आएगा, यही बात है कि नहीं। हमने कहा 11 5 ये 12 और क्या है जी ये Z, इसको मैं आपस में ऐड करूं तो ये हो जाएगा 5 1 6 2 8, ठीक है, और ये 2, तो कितना होगा 28 होगा क्या, 28 प्लस Z, इसकी वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो 49 होगा कि नहीं। तो Z की वैल्यू क्या आएगा, Z की वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, आपने कहा 9 में 8 माइनस करने पे 1, 4 में 2 माइनस करने पे 2, 21, ठीक है। आ रही बात समझ में, यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 21। तो सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग कितने, तो आप बोलेंगे 21, यहां पे लिख दें सिर्फ, या फिर केवल टेनिस, केवल टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या 21, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ चलें, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमने कहा जी ये है सर ए फॉर आगरा, ठीक है। गजब बेहतरीन सवाल देखे कि नहीं देखे आज, है ना। मैंने कहा कि आप प्रीवियस के 3 लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक, तो ये जो 4th नंबर का लेक्चर देखने के बाद मैं कहूंगा कि बेहतरीन अंदाज में आपका दिमाग खुल गया होगा दोस्तों, वेन डायग्राम को कैसे हम रीड करते हैं या फिर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर और आएगा दोस्तों, उसमें और भी हम थोड़ा सा मिक्स लेवल वाला सवाल करेंगे, ठीक है। मिक्स लेवल मतलब थोड़ा सा लेंदी भी होगा, है ना, शॉर्ट वाले भी सवाल होंगे, थोड़ा सा मीडियम लेवल के भी सवाल होंगे। तो ऐसे हम 10 से 15 सवाल और करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा अगला लेक्चर। तो इस तरह से बेहतरीन अंदाज में हम वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिए दोस्तों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है या फिर कुछ भी सजेशन लगता है मेरे टीचिंग स्टाइल को लेकर, डिलीवरी को लेकर, जो भी यार, है ना, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग व्हाट यू थिंक, आपको जो लगता है वो बताइएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप रीजनिंग की सीरीज को फॉलो करें दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो एक बेहतर अप्रोच, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ मैं रीजनिंग के सवालों को अटैक करना सिखा रहा हूं। प्रॉपर तरीके से आपको क्लास नोट्स भी मैं निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ लिख कर बताया जाते हैं, वो एज इट इज क्लास नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और सारे क्लास नोट्स पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, टॉपिक वाइज पूरा रीजनिंग कंप्लीट करूंगा दोस्तों, पूरा रीजनिंग एक तरफ से, ठीक है। जो टॉपिक आते हैं रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट करूंगा, लगभग ये आने वाले दिसंबर मंथ तक सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, ठीक है ना। तो एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सारे क्लास नोट्स पीडीएफ को आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, सेव करके रखें, प्लेलिस्ट बना लीजिए, सो दैट आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन कर सकें,
ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।